स्टार्ट। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य इंटरनेशनल हिंदी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, आपने हिंदी में पहले पढ़ा संज्ञा। संज्ञा में आपने पढ़ा संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार। आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम। तो हमारा टॉपिक है आज का सर्वनाम। सर्वनाम सर्वनाम में हम पढ़ेंगे सर्वनाम का अर्थ, सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के प्रकार या भेद। सर्वनाम के प्रकार या भेद। तो सर्वनाम, सबसे पहले सर्वनाम का अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का अर्थ क्या होता है, इसको अगर हम समझें तो सबसे पहले सर्व का अर्थ, जैसा कि आप जानते हो, सर्व का अर्थ होता है सभी। सर्व का अर्थ होता है सभी। और नाम का अर्थ होता है नाम, जो भी हमारे संज्ञा नाम है वे। तो अर्थ में हम कह सकते हैं सभी नाम व्यक्तियों के, वस्तुओं के, स्थान के जो कि संज्ञा है, उन सभी के नाम कहलाते हैं सर्वनाम। परिभाषा के रूप में हम समझें तो देखिए, संज्ञा, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। समझेंगे इसे हम। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। आपने जैसे पढ़ा कि संज्ञा क्या, संज्ञा है क्या, किसको कहते हैं संज्ञा? तो आपने पढ़ा है पहले, किसी व्यक्ति का नाम, किसी वस्तु का नाम, किसी स्थान का नाम, किसी जगह का नाम। यदि आपका नाम है तो भी वह संज्ञा है। आपके छोटे भाई है, बहन है, अड़ोसी है, पड़ोसी है, काफ़ी रिश्तेदार हैं, उन सभी का नाम भी क्या है? संज्ञा। जिस जगह आप रहते हो, स्थान है, आप किसी ज़िले में रह रहे हो, कोई छोटे से गांव में रह रहे हो, तो वह भी क्या है? एक संज्ञा है। व्यक्ति का नाम हो गया, स्थान का नाम हो गया। कहीं आप घूमने जा रहे हो, आज मैं दिल्ली घूमने गया, जयपुर गया, जयपुर में भी हवा महल, तो हवा महल भी एक क्या है? संज्ञा है। तो इन संज्ञा शब्दों की जगह मैंने यह नहीं लिखा कि मैं हवा महल घूमने गया, आप सामने खड़े, वह देखने गया, तो मैंने उसकी जगह वह का प्रयोग करवा दिया। यही हमारा संज्ञा की जगह प्रयोग होने वाला शब्द क्या कहलाया? सर्वनाम। तो परिभाषा के रूप में हमने समझा संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द हमारे कहलाते हैं सर्वनाम, उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। उदाहरण के तौर पे हम देखेंगे, जैसे सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? आप, मैं, तुम, वे, ये, वह, यह, उसका, उसे, तुम हो गया, तू, कौन,
क्या मेरा, मुझे आदि, ये सभी कहलाते हैं सर्वनाम। इसमें और भी होता है, उनके, उसने, मुझ पर, उससे, मुझको, मुझसे, काफ़ी सारे सर्वनाम के उदाहरण होते हैं। मैंने आपको बताया ये सर्वनाम। तो ये सभी जब हम संज्ञा की जगह प्रयोग करें, मैंने आप लगा दिया किसी संज्ञा की जगह, मैं, तुम, वे, ये, वह, यह, उसका, उसे, तू, कौन, क्या, मेरा, मुझे आदि, ये सभी सर्वनाम कहलाते हैं। परिभाषा हम फिर से दोहराएंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जिस तरीके से आपने संज्ञा में पढ़ा कि संज्ञा के भेद होते हैं, उसी तरीके से सर्वनाम के भी भेद होते हैं, जिन्हें हम सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के टाइप्स के नाम से समझ सकते हैं। तो लेकिन उसे समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ और समझाना चाहूँगी कि जैसे कि आपने संज्ञा की परिभाषा में देखा कि हम संज्ञा के स्थान पे सर्वनाम का प्रयोग कर रहे हैं। कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता कि सर्वनाम का प्रयोग हमें कैसे करना है, कहाँ करना है। तो एक उदाहरण से मैं आपको समझाना चाहूँगी। देखिए, पहला उदाहरण, फर्स्ट, मैंने लिया सीता गांव जा रही है। साधारण सा वाक्य है। इसी में मैंने आगे पैरे को हमें लिखना है, इसको पैराग्राफ के रूप में लिखना है बड़ा। सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है। नेक्स्ट, सीता अपनी बहन के साथ गांव जाएगी। 3 वाक्य मैंने आपके सामने लिखा। सीता गांव जा रही है। सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है। सीता अपनी बहन के साथ गांव जाएगी। इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि सीता संज्ञा शब्द है। सीता संज्ञा शब्द है, गांव भी संज्ञा शब्द है, लेकिन इनकी क्या हो रही है? पुनरावृत्ति हो रही है। इन शब्दों का बार बार क्या किया जा रहा है? इनको दोहराया जा रहा है। हमने लिखा सीता गांव जा रही है, यहाँ पे भी सीता है। सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है, यहाँ पे फिर से सीता का नाम आया। सीता अपनी बहन के साथ गांव जाएगी, यहाँ पर भी सीता का नाम फिर से आया। तो हम चाहते हैं कि हम अपने वाक्य की अभिव्यक्ति कुछ अच्छे तरीके से करें। जब भी हम आप किसी के सामने बात करें तो हमारे बात करने का ढंग, हमारे समझाने का तरीका, हमारे बोलने का तरीका एक इफ़ेक्टिव, उस पर कुछ प्रभाव छोड़ना चाहिए। यदि हम हमारे लिखने का काम कर रहे हैं, कोई निबंध लिख रहे हैं, कोई अनुच्छेद लिख रहे हैं, या हमारी अपनी मन की अभिव्यक्ति लिख रहे हैं हम, तो हमारे लिखने का तरीका प्रभावी होना चाहिए। तो हम क्यों ना ये सीता 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 की पुनरावृत्ति की छोड़कर, इस सीता के नाम का दोहराना छोड़कर उसकी जगह हम कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जो कि हमें प्रभावी लगे, जो कि प्रभावी हो। इसके लिए हम यहाँ पर उचित सर्वनाम का प्रयोग कर सकते हैं। उचित सर्वनाम का प्रयोग कैसे? जो मैंने आपको उदाहरण में बताए, मैं हूँ, आप है, तुम है, वे है, यह है, वो है, ये सभी क्या है? सर्वनाम। तो देखते हैं इनमें। सीता गांव जा रही है,
ये बिल्कुल साधारण वाक्य रखेंगे हम हमारा। सीता गांव जा रही है। अब आगे लिखा है सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है। हमें पता है सीता गांव जा रही है तो उसने अपना सामान बांधा है, तो हम सीता की जगह सीता ना लिखकर उसने, तो हमने यहाँ एक प्रभावी सर्वनाम का प्रयोग किया। सीता संज्ञा शब्द को ना लेकर हमने सर्वनाम का प्रयोग किया, जिससे हमारा वाक्य प्रभावी हो गया। सुनने वाला बार बार सीता 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 सुनकर अपने आप को गलत महसूस नहीं करेगा कि क्या बार बार ये सीता नाम का ही नाम दोहराया जा रहा है। नहीं, हमने सीता की जगह उचित सर्वनाम का प्रयोग किया। उसने सारा सामान, उसने अपना सारा सामान बांध लिया है। नेक्स्ट फिर वही लाइन आ रही है, सीता अपनी बहन के साथ गांव जाएगी। तो सीता की जगह हम कर सकते हैं वह। बात ऑलरेडी सीता के बारे में चल रही है, हम बात सीता की कर रहे हैं, तो हमें बार बार सीता लिखने की आवश्यकता नहीं है। हमने इसकी जगह भी एक उचित सर्वनाम का प्रयोग कर लिया और हमने लिख दिया वह अपनी बहन के साथ गांव जाएगी। देखिए, तो हमारा इस तरीके से वाक्य प्रभावित हो गया। हमारा जो भी हम अपने भाव की अभिव्यक्ति कर रहे हैं वो एक प्रभावी हो गई। अगर मैं बोलती सीता गांव जा रही है, सीता ने अपना सारा सामान बांध लिया है, सीता अपनी बहन के साथ गांव जाएगी, सीता 2 दिन बाद गांव से आएगी, सीता फिर अपने नानी के घर जाएगी, तो सीता 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 इस तरीके से वाक्य में बार बार संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति दोहरान अच्छा नहीं लगता। उसकी जगह हमने उचित सर्वनाम का प्रयोग किया। सीता गांव जा रही है, उसने अपना सारा सामान बांध लिया है, वह अपनी बहन के साथ गांव जाएगी। तो इस तरीके से उचित सर्वनाम का प्रयोग करके आप अपने वाक्यों को, अपने अनुच्छेद को, अपनी अभिव्यक्ति को प्रभावी बना सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे, अर्थ हमने पढ़ लिया, परिभाषा हमने पढ़ ली, अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम के प्रकार, सर्वनाम के भेद। तो जैसे कि आप पढ़ते आए हों कि संज्ञा के भी भेद होते हैं, प्रकार होते हैं, उसी तरीके से आज हम पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद, जिन्हें प्रकार भी कह सकते हैं और इंग्लिश में आप बोलते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम के भेद या प्रकार। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पहले हम नाम से समझेंगे। सबसे पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हम लेते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा प्रकार आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नंबर 4 पे हम ले सकते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। नंबर 5 पर आ जाता है संबंधवाचक सर्वनाम। और नंबर 6 पे आप कर सकते हो संबंधवाचक, इधर कर दीजिए, और नंबर 6 पे आ जाएगा हमारा निजवाचक सर्वनाम।
नाम से समझेंगे हम इन्हें। सबसे पहले आता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो मैं आपको बताऊं, पुरुषवाचक सर्वनाम वह होता है जिसमें हम बोलने वाले किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी बात सुनाकर किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण से समझते हैं सरल भाषा में। मैं अभी आपको क्लास में समझा रही हूँ कि पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है। मैं हूँ बोलने वाली, यानी कि वक्ता। मैं अपने भावों की अभिव्यक्ति आपसे कर रही हूँ, तो मैं हूँ बोलने वाली। आप मेरी बात को, किसी तीसरे व्यक्ति की बात को मेरे से सुन रहे हैं, आप हैं सुनने वाले। और जिस किसी तीसरे व्यक्ति की बात हम करते हैं वो है अन्य पुरुष। यानी कि सबसे पहले हम समझेंगे कि पुरुषवाचक जो सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, इसके भी कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद। जिसमें सबसे पहले आता है उत्तम पुरुष। नंबर 2 पे आता है मध्यम पुरुष। और नंबर 3 पे आता है अन्य पुरुष। देखिएगा और ध्यान से समझिएगा, जिस हिसाब से इसका नाम है उसी हिसाब से उसका अर्थ निकलता है। पुरुषवाचक सर्वनाम यानी कि जिसमें हम उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। पहला, उत्तम पुरुष होता क्या है? उत्तम पुरुष में जब कोई व्यक्ति अपनी बात आपको बताता है, सुनाता है, समझाता है, यानी कि जो बोलने वाला है। अभी क्लास में मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको समझा रही हूँ, तो बोलने वाली कौन हूँ? मैं। तो मैं आपके सामने हूँ उत्तम पुरुष। तो कहने का अर्थ बोलने वाला, वो हो गया उत्तम पुरुष। आप मेरी बात को सुन रहे हो, आप मेरी बात को समझ रहे हो, जो शब्द, जो वाक्य, जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो आप ध्यान से सुन रहे हो, तो आप हो गए मध्यम पुरुष, यानी कि सुनने वाला। मैं और आप किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। कोई रास्ते से जा रहा है, मैंने आपसे बोला वह जा रहा है, वे जा रहे हैं, यानी कि मैंने आपसे किसी अन्य पुरुष के बारे में, किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात की, तो वह हो गया अन्य पुरुष, यानी कि किसी अन्य के बारे में बात करनी, किसी अन्य, किसी तीसरे के बारे में बात करना कहलाता है अन्य पुरुष। तो इस तरीके के उदाहरण में हम देखते हैं कि उत्तम पुरुष में बोलने वाला अपने लिए किस चीज़ से संबोधित करेगा। मैं बोल रही हूँ तो मैं लगाऊंगी अपने लिए मैं। तो उत्तम पुरुष में कौन से सर्वनाम आते हैं? मैं हूँ। हम सभी यहाँ आ जाते हैं और पढ़ाते हैं, तो क्या बोलेंगे? हम। बोलने वाले हो गए हम, लेकिन सामने वाला सुन रहे हैं। अभी आप सुन रहे हो तो मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हो, आप हो गए मध्यम पुरुष। आप, तुम, छोटे को अभिव्यक्ति करना चाहें तो तुम सुन रहे हो, तू, ये सभी उदाहरण हो गए मध्यम पुरुष के। और नेक्स्ट है अन्य पुरुष। किसी अन्य के बारे में हम बात करते हैं, यानी कि यह, वह मेरा खिलौना है, वे मेरी पेंसिल है, ये मेरी पुस्तकें हैं। ये सभी कहलाते हैं अन्य पुरुष। क्या कहलाते हैं? अन्य पुरुष। तो हमने समझा सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? 6। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
नंबर 4 प्रश्नवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक सर्वनाम और नंबर 6 पे हम पढ़ते हैं निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम को हमने 3 भागों में बांटा। सबसे पहला उत्तम पुरुष, जो व्यक्ति बोलने वाला है, जो व्यक्ति अपने भावों की अभिव्यक्ति आपके सामने कर रहा है, जो आपके सामने किसी बात को समझा रहा है, बता रहा है, वो हो गया बोलने वाला, यानी कि मैं समझा रही हूँ, हम समझा रहे हैं, यह मेरा है, मुझे कुछ कहना है, ये सभी कहलाते हैं उत्तम पुरुष। यदि आपके वाक्य में ये शब्द आते हैं और आपसे पूछा जाता है कि ये कौन से पुरुष का उदाहरण है, तो आप सीधे से लिख सकते हो उत्तम पुरुष का। मध्यम पुरुष, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, इसलिए आप हो गए मध्यम पुरुष, यानी कि सुनने वाले। मेरी बात को आप सुन रहे हैं, मैं आपको सर्वनाम पढ़ा रही हूँ, आप मेरे से सुन रहे हो, समझ रहे हो, आप हो गए मध्यम पुरुष, यानी कि आप, तुम, तू। अन्य पुरुष, मैं और आप किसी तीसरे व्यक्ति की बात कर रहे हैं, किसी तीसरे व्यक्ति को संबोधित कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ समझ रहे हैं, उसके बारे में मैं कुछ बता रही हूँ आपको, तो जिसके बारे में मैं बता रही हूँ वह हो गया अन्य पुरुष। यह साइकिल मेरी है, मैं आपको बता रही हूँ, तो यह हो गया अन्य। वह पेंसिल, इशारा करके मैं बता रही हूँ, वह पेंसिल मेरी है, आपको बता रही हूँ मैं बोलने वाली, आप सुनने वाले, लेकिन मैं जिसके बारे में बता रही हूँ वह, यह हो गया अन्य पुरुष। वे पुस्तकें मेरी है, ये किताबें मेरी है, ये पेंसिल मेरी है, ये फूल मेरे हैं, ये सभी अन्य पुरुष में आते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि जिसमें हमें किसी निश्चित संख्या, निश्चित व्यक्ति का बोध होता हो। नाम से ही पता चल रहा है, निश्चय, निश्चित, किसी चीज़ का पक्का होना, निश्चित होना, निश्चय होना, वही हमारा कहलाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि हम शॉर्ट में कह सकते हैं, सरल भाषा में कह सकते हैं, जिस सर्वनाम से हमें किसी व्यक्ति, किसी वस्तु का निश्चित बोध होता हो, उसके बारे में निश्चित जानकारी पता चलती हो, वह कहलाता है निश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, पढ़ेंगे इसे पार्ट सेकंड में। थैंक यू।